बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर की, जिसका पहले पार्ट में हमने सारी डिस्कवरीज एंड ऑल दैट वो सब कुछ करा। ठीक है ना? कोई भी डाउट होगा तो उससे जरूर से पूछ लीजिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसके सेंट्रल डॉगमा के बारे में बात करते हैं कि सेंट्रल डॉगमा क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा सा मैं वो बता देते, फिर हम एक कुछ ही एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। सेंट्रल डॉगमा का मतलब क्या होता है कि जो जीन की इंफॉर्मेशन होती है वो एक ही डायरेक्शन में रन होती है। कैसे होती है? डीएनए से डीएनए बनता है, ठीक है ना? डीएनए से डीएनए बनता है, देन डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, एंड देन आरएनए से क्या बनता है? एक प्रोटीन बनता है, राइट? ओके, तो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से ट्रांसफर होती रहती है। नेक्स्ट पार्ट में डीएनए से डीएनए को बनने को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ओके, now DNA से RNA is known as transcription, okay, and RNA से प्रोटीन का बनना is known as translation। ये तीन प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और तीन स्टेप के बनने के बाद जाकर कोई एक प्रोडक्ट बनता है जो किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन इसी डायरेक्शन में रन हो रही है। देयर इज ओनली वन थिंग, वायरस के केस में इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी होती है कि आरएनए से क्या बन जाता है? एक cDNA, मतलब आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम बना सकते हैं ऑपोजिट में। कैसे हो सकता है? इट्स बिकॉज ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, आरटी एंजाइम। ये होता है रेट्रोवायरस। ऐसे वायरस को हम क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस बोलते हैं, जिनके पास ये आरटी एंजाइम होता है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम बात करते हैं सीधा रेप्लिकेशन के बारे में। सबसे पहले रेप्लिकेशन ले रहे हैं, मतलब क्या? डीएनए से डीएनए का बनना इज नोन एज रेप्लिकेशन। बहुत सारे एजम्पशंस थे इसके बारे में भी, कैसे होता है, क्योंकि डीएनए कितना है? 2 स्ट्रैंड है। सब पहले एजम्पशन क्या था कि लाइक 2 स्ट्रैंड से 2 नए स्ट्रैंड बनते हैं और वो आपस में वापस कॉइलिंग कर देते हैं। Like this, various theories were given, but later it was found that it followed the semi-conservative mode of replication. Semi-conservative mode of replication. What is it? सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या कि जो नया डीएनए बनेगा पुराने डीएनए से, तो उसमें एक तो पेरेंट का डीएनए होगा और एक नया बनेगा, ठीक है ना? तो उसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव की एक स्ट्रैंड तो टोटली एज इट इज जो पेरेंट की है और दूसरा नया आएगा। ओके, तो इसको कैसे प्रूव हुआ कि ये रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है? वो किया था किसने? मीजल्सन एंड स्टाल ने ये एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया। कैसे किया वो बात करते हैं। इन्होंने क्या लिया? इन्होंने इकोलाई को लिया, ठीक है, इकोलाई को लिया और उसको ग्रो कराया एक न्यूट्रिएंट मीडियम में। किसमें कराया? न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराया। और न्यूट्रिएंट मीडियम में नाइट्रोजन का सोर्स जो था वो क्या था? N14, ठीक है? क्या? सॉरी, इट वाज N15। ओके, मतलब नाइट्रोजन का सोर्स तो है, बट वो रेडियो लेबल्ड क्या था? या उसका, सॉरी रेडियो लेबल्ड नहीं, आइसोटोप क्या था? N15 वाला आइसोटोप उसको दिया। तो यानी सारे नाइट्रोजन क्या इनकॉर्पोरेट हुए इसके अंदर? N15 वाले, ठीक है? तो पहले हमने लिया N15 वाला, लिया पूरा इकोलाई। नाउ इस इकोलाई को हमने, इसका ध्यान रखना, रेप्लिकेशन टाइम क्या होता है? 20 मिनट होता है, ठीक है? तो मान के चलते हैं एट प्रेजेंट हमने ये इकोलाई का डीएनए लिया। जब हमने इसका क्या कराया? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में भी सीधा पूछ लेते हैं। क्या कराया इनका? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, और हम डीएनए को उसके थ्रू डेंसिटी के बेस पे देख रहे हैं कि डीएनए की डेंसिटी कितनी आ रही है। जब इसे बैंड मिला तो हमें बहुत ही हैवी बैंड मिला, ठीक है? ये सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट है, जिसमें हमें यहाँ पर कहीं बैंड मिला एंड इट इज शोइंग वेरी हैवी बैंड। ओके, उसके बाद हमने इसको एक जनरेशन ग्रो कराया, यानी 20 मिनट दिया तो वो अपनी एक और जनरेशन बना देगा। पर अब हमने कौन सा मीडियम दिया? हमने दिया उसको N14 वाला। क्या दिया? आइसोटोप N14 वाला आइसोटोप दिया। जैसे ही हमने N14 वाला दिया, ध्यान रखना ये N15 है और जो ग्रीन वाला है इट इज N14। ओके, तो जब बना तो क्या हुआ कि दोनों स्ट्रैंड आपस में सेपरेट हुए, रेड वाले, और N14 वाला स्ट्रैंड इन पे नया सिंथेसाइज हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो उस तरह से सिंथेसाइज हुआ। When we done the cesium chloride density gradient centrifugation, तो हमें कहाँ मिला बैंड? हमें एक हाइब्रिड बैंड मिला, बीच के एक डेंसिटी का बैंड मिला, N15 N14 के बीच के एक डेंसिटी का बैंड मिला।
अगेन वी गो फॉर दी नेक्स्ट वन मोर जनरेशन। तो ये कौन सी हो गई, जनरेशन 1, उसके बाद ये जनरेशन 2। सी 40 मिनट का मतलब क्या है, इनिशियल से बात कर रहे हैं, यहां से 40 मिनट है ना, और यहां से बात करें तो हम 20 मिनट लिखेंगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट इट। ओके ओके, तो 2 से जब अगले नेक्स्ट और 20 मिनट दिया तो 2 से क्या बन जाएंगे, 4 जनरेशन बन जाएगी। ठीक है, जब 4 में बना तो देखो इन दोनों को सेपरेट करा दिया हमने, क्या किया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया। ओके ठीक है, मुझे बनाना नहीं चाहिए था, मैं यहीं बना के दिखाती। देखो ये रेड वाला सेपरेट हुआ और एक ग्रीन वाला सेपरेट हुआ, यहाँ पे भी एक रेड वाला सेपरेट हुआ एंड देन ग्रीन। अब नए जो भी स्ट्रैंड आएंगे वो N14 वाले हैं, तो N14 की वजह से सारे ही ग्रीन 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 आएंगे। जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो यहाँ पे हमें 2 बैंड तो कहाँ मिले, हाइब्रिड रेंज में मिले, और 2 बैंड हमें कहाँ मिले, ग्रीन यानी लाइट रेंज में मिले, लाइट डेंसिटी मिली। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि मतलब बैंड ऐसा नहीं है कि टोटली या तो हैवी है या लाइट है, हमें हाइब्रिड रेंज मिल रही है। व्हाट इट्स शोइंग, इट इज शोइंग कि एक ओल्ड स्ट्रैंड रहता है, एक पेरेंट का स्ट्रैंड रहता है। तो मतलब कि पेरेंट जब पार्टिसिपेट करता है लाइक दिस, तो क्या होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं। ओके, और फिर इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक एक नया स्ट्रैंड आता है। ओके, पेरेंट स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। सो दिस इज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अगर आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा मैं और हाई लेवल की अगर बात करूं, मान लो आपको बोला कि इकोलाई को 5 जनरेशन तक ग्रो कराया, क्या कराया, 5 जनरेशन तक ग्रो कराया। ठीक है, तो बताओ अब कितना रेशो रहेगा, लाइट और हाइब्रिड और हैवी बैंड का कितना रेशो रहेगा, कैसे पता करोगे। देखो ये हो गई एक जनरेशन, ये 2 जनरेशन, ठीक है, ऐसे 3 4 5। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। एक जनरेशन के बाद 1 से 2 है ना, सेकेंड में 2 से 4, तो 5th तक आते आते क्या होगा, थर्ड में 4 से 8। ओके, ये थर्ड वाली जनरेशन हुई। 4th जनरेशन में 8 से 16 एंड 5th जनरेशन में 32 जनरेशन। अब 32 डॉटर सेल्स बनेगी या प्रोजेनी बनेगी, ये हमें पता चल गया। अभी 32 में से कितने लाइट बनेगी, कितनी हाइब्रिड बनेगी, ये कैसे पता करें। ध्यान रखना, जब एक जनरेशन में हमने यहाँ पे मिला हमको हाइब्रिड जनरेशन है ना, अब सेकेंड जनरेशन में भी हमें 2 हाइब्रिड मिले, बाकी सब नए लाइट मिले। ओके, अब चाहे आप इसको 100 जनरेशन तक भी करा लो, हमेशा 2 ही बैंड आपको हाइब्रिड मिलेंगे। देखो रेड है ना, 2 ही है रेड, नेक्स्ट टाइम जाएगा 2 रेड, फिर वापस ग्रीन आएगा। सो हमेशा 2 ही हाइब्रिड मिलेंगे, और जितने भी नए होंगे वो सब क्या होंगे, आपके लाइट बैंड। यानी 32 में से क्या होगा, 2 तो हाइब्रिड होंगे और 30 जो बैंड्स होंगे, 30 जो होंगे वो लाइट बैंड होंगे। ओके, सो इसको पूरा ड्रॉ करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस। ओके, आपको क्या करना है, 5th जनरेशन तक आ जाओ। ठीक है, अब 5th जनरेशन तक आने का भी तरीका क्या है, अब ऐसे 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 करने की जगह 2 raised to power 5 कर दो। ओके, चलिए कर लेते हैं। सो 2 into 2 into 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो आ गया हमारे पास, है ना। तो डायरेक्ट 5 जनरेशन तक का कैलकुलेट करो और उसमें से 2 हाइब्रिड निकाल दो, बाकी सब लाइट होंगे, हैवी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। डिड यू गेट इट, समझ में आया कैसे कैलकुलेशन होती है और क्या है ये सेमी कंजर्वेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है आपको एक्सप्लेन करना। चलिए अब इतना तो समझ में आया, तो अब डायरेक्ट आते हैं कि रेप्लिकेशन कंडक्ट कैसे होता है, रेप्लिकेशन कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं रेप्लिकेशन को। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट द मशीनरी। तो सबसे पहले हमें चाहिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। व्हाट डज इट मीन, सी डीएनए पॉलीमरेज का मतलब है कि जो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड को लाकर और उनको पॉलीमराइज कर दे, उनको आपस में जोड़ दे और डीएनए का पूरा स्ट्रैंड बन जाएगा। ठीक है ना, बट व्हाट डज इट मीन डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए से डीएनए बना रहा है। ठीक है, समझे, जो डीएनए से डीएनए बना रहा है। एक नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ऐसा पॉलीमरेज जो एक डीएनए से आरएनए बना रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हमें रेप्लिकेशन करना होता है ना, तो हम कहीं भी शुरू नहीं कर सकते रेप्लिकेशन को। वी नीड ORI, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो पूरे डीएनए में कहीं भी रेप्लिकेशन नहीं शुरू कर सकता, उसको ओआरआई एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस चाहिए। समझ लीजिए ये एक स्टार्ट साइट की तरह बिहेव करता है जहां पे पॉलीमरेज आके अटैच होगा और वहीं से ही रेप्लिकेशन को शुरू कर देगा। ध्यान रखना जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आगे जब पढ़ेंगे, ठीक है, वैसे तो आई नो आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उसको ध्यान में रखना क्योंकि उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको बन सकते हैं। तो एनसीईआरटी एक बार जरूर से रीड कर लेना इस पोर्शन की। तो वहां पे दिया हुआ है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वहां पे हमें वेक्टर की जरूरत होती है ये ओआरआई प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वहां पे हमको वेक्टर नहीं है, तो मतलब ओवरीजन हमें नहीं मिलेगा। अगर हम आर्टिफिशियली रेप्लिकेशन कराना चाहते हैं तो वी नीड दी वेक्टर, क्योंकि वो ओआरआई हमें प्रोवाइड करेगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसका थोड़ा सा लिटिल बिट एक्स्ट्रा मैं बस बता रही हूँ कि प्रोकैरियोट में क्या होता है। प्रोकैरियोट में तो एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, मतलब एक ही जगह क्या होता है रेप्लिकेशन शुरू होता है। सपोज यहाँ पे ओआरआई साइट है, जबकि यूकैरियोट में क्या है एक बहुत लंबा, क्योंकि ये तो सर्कुलर है राइट, उसमें यूकैरियोट में क्या एक लॉन्ग थ्रेड है। तो अब एक जगह से शुरू होते होते वो एंड तक आते आते इट विल टेक टाइम। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे रेप्लिकेशन बहुत जगह पे शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि यू कैन से देयर आर मल्टीपल ओआरआई साइट, ठीक है, समझे। देयर आर मल्टीपल ओआरआई साइट जहां पे रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है एंड लास्ट में सब आपस में ज्वाइन होकर एक लॉन्ग थ्रेड बन जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल ओआरआई साइट्स होती हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ना इसका क्या मतलब है, सी एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या, जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, जनरली DAMP, आप अगर मैं बोलूं आप बोल सकते हैं DGMP, DTMP, ठीक है, और क्या हो जाएगा DCMP, ठीक है। D मतलब डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, थायमिन मोनोफॉस्फेट एंड साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर इसमें क्या होता है, दो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से, और फिर ये बनते हैं DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP, ठीक है। नाउ दीज आर एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड है। इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, एक तो सबस्ट्रेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। सबस्ट्रेट की तरह क्या मतलब रिएक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से एक लॉन्ग चेन हमारा बन रहा है। और दूसरा ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं पॉलीमराइजेशन करने के लिए। जब पॉलीमराइज होता है तो ये फॉस्फेट निकलता है, दो फॉस्फेट वापस निकल जाते हैं और फिर वापस ये क्या करते हैं, उसकी वजह से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लिकेशन फॉर्म। एज आई टोल्ड यू, जहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओके, वहां पे क्या होता है डीएनए, जैसे कि ये रेप्लिकेशन है कहा है, तो डीएनए क्या होगा ना, यहाँ पे ओपन हो जाएगा ताकि यहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू हो सके। इस स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए, चाहो तो आप लिख लो इसको, स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्म, याद रखना, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं। मैं आपको बुक वाला ही डायग्राम करके समझा रही हूँ। अगर आप मेरे ओल्ड लेक्चर देखेंगे वहां में मैंने बहुत डिटेल में और काफी मतलब अच्छे से समझा रखा है। आपको वो समझ आता है तो बहुत अच्छा, बट फिलहाल मैं बिकॉज इट इज अ क्रैश कोर्स तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड आपको समझा रही हूँ। डोंट वरी, नीट के लिए भी यही रिक्वायर्ड है, वो मैंने कंसेप्ट क्लियर के पॉइंट ऑफ व्यू से या थोड़ा और डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखिए ये डीएनए है हमारा लाइक दिस, ओके। नाउ इट इज गेट ओपन ओवर हेयर, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेप्लिकेशन फॉर्म बना। तो सपोज यहाँ पे ये क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा अगेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये तो हमारे स्ट्रैंड हुए। सबसे पहले इस डीएनए स्ट्रैंड को जब ओपन करना होता है तो एक एंजाइम आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अगेन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, एंजाइम्स के नाम नहीं दे रखे हैं बट थोड़ा सा आपको लिटिल बिट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हेलिकेज एंजाइम का काम क्या है, क्या काम है, यहीं पे लिख रही हूँ मैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, ये ब्रेक करता है ताकि स्ट्रैंड ओपन होते जाए। तो ये क्या करता है, ऐसे चलता जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उन सबको क्या करता जाएगा, ब्रेक करता जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल आते हैं यहाँ पर, और वो क्या करते हैं, जहां पे जस्ट ब्रेक हुआ है ना वहीं पे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, ताकि ये बॉन्ड वापस से आपस में वापस रिकॉइल ना हो जाए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो रिकॉइल ना हो जाए। इन्हें हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है,
ये स्ट्रैंड क्योंकि ब्रेक होके आ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जब शुरू करना होता है तो ध्यान रखना रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होता है। चाहे रेप्लिकेशन ले लो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एनी, हर कोई 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही रन होते हैं। यानी कि उसको टेम्पलेट कौन सा चाहिए, 3 टू 5 वाला चाहिए, ये वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले एक छोटा सा प्राइमर आएगा। क्या आएगा, एक छोटा सा यहाँ पे क्या आएगा, प्राइमर आएगा। प्राइमर क्यों आता है, क्योंकि जब डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है वो क्या कर रहा है, अपकमिंग जितने भी न्यूक्लियोटाइड है उन्हें जोड़ रहा है। अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए पहले से भी कुछ तो स्ट्रक्चर चाहिए, वो स्ट्रक्चर ये प्राइमर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो प्राइमर बेसिकली क्या है, 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है जो क्या करता है, इट प्रोवाइड 3 प्राइम OH, ठीक है। क्योंकि अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड कहाँ आके बाइंड होगा, 3 प्राइम OH पे आके बाइंड होगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ना तो प्रीवियस पार्ट जरूर देखिए, तो आपको समझ में आएगा। जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैंने वहां पे आपको ये क्लियर किया था, ठीक है। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पे आया डीएनए पॉलीमरेज। अभी डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ गया और ये आकर फर्दर क्या करेगा, डीएनए को सिंथेसाइज कराएगा, ठीक है। सो लाइक दिस इट विल सिंथेसाइज। जैसे 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 डीएनए का स्ट्रैंड ओपन होता जाएगा, ये सिंथेसाइज होता जाएगा। और ये किस डायरेक्शन हो रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है। तो कंटिन्यूअस सिंथेसाइज हो रहा है। तो इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड। यानी कि और दूसरा नाम भी बोल सकते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, अब आ जाते हैं दूसरे वाले स्ट्रैंड पे। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज यहाँ 5 प्राइम है। अब मैं ऐसे चलूंगी तो ये तो 3 प्राइम आएगा ना, ऑपोजिट एंटी पैरेलल है एक दूसरे के, पोलैरिटी डिफरेंट है, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। 3 to 5 तो रन हो ही नहीं सकता रेप्लिकेशन। नाउ आई हैव टू डू, तो क्या होता है, जितना डीएनए ओपन हुआ वहां से क्या हो गया, मान लो इतना ओपन हुआ तो यहाँ पे एक प्राइमर अटैच हुआ और उसने क्या किया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ओपन कराया, ठीक है, लाइक दिस। ये देखिए मैं ऐसा क्यों बना रही हूँ, आप इमेजिन करके चलिए, पहले इतना ओपन हुआ होगा, इमेजिन करिए पहले इतना ओपन हुआ होगा तो ये सिंथेसाइज हुआ होगा, लाइक दिस इट गेट सिंथेसाइज, ओके, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे से। फिर थोड़ा और ऊपर होगा, फिर एक प्राइमर आएगा, फिर वो सिंथेसाइज करेगा। हर बार एक नया प्राइमर आएगा और वो सिंथेसाइज कर करके इस तरह से स्ट्रैंड को बनाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना सब में, मतलब डीएनए पॉलीमरेज आएगा, सिंथेसाइज करेगा, निकल जाएगा, फिर जितना और नेक्स्ट ओपन होगा फिर उसका सिंथेसाइज करेगा, फिर निकल जाएगा। तो क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट्स में बन रहा है। तो इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, या फिर हम इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड नहीं है, ओके। एंड ये जो छोटे 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 फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, इन सब फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओके। अब एक और चीज, एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। बिकॉज ये क्या है, छोटे 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 फ्रेगमेंट्स में बन गए हैं, तो ये डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये जितने भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है उनको ज्वाइन कराता है, ठीक है, आपस में जोड़ देता है, ओके, आपस में जोड़ देता है। तो बस इसमें इतना ही ध्यान रखिए, ये इसका काम क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में लाइगेट कराने का, यानी जोड़ने का काम क्या करता है, लाइगेज एंजाइम करता है। समझ में आया, ठीक है। हेलिकेज ब्रेक करता जा रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, और लाइक दिस, ओके। एक और है टोपो आइसोमरेज, और अगर आप बहुत डेप्थ चाहते हैं इसका तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, वहां पे आपको इसका पूरा डेप्थ मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इतने ज्यादा डेप्थ राइट नाउ आई विल नॉट गो फॉर दिस मच, ओके। तो ये समझ में आया कैसे रेप्लिकेशन हो रहा है। सिंपल सी लैंग्वेज में एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा कि ओके मैम ने जो भी बताया वो कैसे क्या फॉलो हो रहा है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट डज इट मीन, मतलब डीएनए से आरएनए का बनना इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ध्यान रखना तीनों तरह के यहाँ पे आरएनए बनते हैं, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और एमआरएनए। बात करेंगे इसकी थोड़ी देर बाद, ओके। बस इतना ध्यान रखना, तीनों तरह के आरएनए बनते हैं क्योंकि तीनों के अपने अपने रोल है ट्रांसलेशन को कंप्लीट करने के लिए, ओके।
ना यहाँ पे क्या होता है, जब डीएनए में हमने देखा तो दोनों ही डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट कर रहे थे आरएनए बनाने के लिए, सॉरी डीएनए बनाने के लिए, ठीक है। बट आरएनए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डीएनए का ओनली वन स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में, दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या पार्टिसिपेट करता है, इट इज डीएनए डिपेंडेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आरएनए पॉलीमरेज आता है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, ओके। नाउ दूसरी चीज क्या है, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट। नाउ व्हाई इज इट सो, ठीक है, और वो भी कौन सी पोलैरिटी वाला, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी वाला, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ट्रांसक्रिप्शन आल्सो रन्स इन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। तो उसको स्ट्रैंड कौन सा चाहिए, टेम्पलेट कौन सा चाहिए, 3 to 5 वाला चाहिए, ठीक है। तो क्यों एक ही स्ट्रैंड इसमें पार्टिसिपेट करता है, और वो भी कौन सा वाला करता है, ये 2 स्ट्रैंड है, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। और भी दूसरे नाम है, इसको हम एंटीसेंस भी बोलते हैं, नाम सारे ही ध्यान रखना, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा स्ट्रैंड जो पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड, ठीक है, ओके। ये नाम जरूर से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब एक स्ट्रैंड यानी कि सिर्फ ये वाला स्ट्रैंड ही पार्ट ले रहा है ट्रांसक्रिप्शन में, क्यों, मान के चलते हैं अगर दोनों स्ट्रैंड पार्ट लेते हैं, दोनों स्ट्रैंड से 2 अलग अलग तरह के आरएनए बनेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, इफ बोथ स्ट्रैंड पार्टिसिपेट तो क्या होगा, 2 आरएनए विल बी मेड, और दोनों आरएनए आपस में ही कॉल कर लेंगे क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वो भी, ठीक है। क्या बना लेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे, और इसकी वजह से ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। क्या होगा, ट्रांसलेशन वोंट बी एबल टू हैपन, ठीक है, क्योंकि वो आपस में कॉल कर रहा, आप उसको सेपरेट कैसे करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर समहाउ जो दोनों आरएनए हैं उन्होंने समहाउ क्या बनाए, 2 प्रोटीन बनाए, मतलब कि 2 आरएनए अगर ट्रांसलेशन में पार्ट लेंगे तो 2 अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाएंगे, तो वहां पे भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एक ही जीन के 2 अलग अलग प्रोटीन बन गए, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पार्ट लेता है, ये आपको आता है कहाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तो ये ध्यान में रखना, ये 2 पॉइंट, ओके। चलिए अब ट्रांसक्रिप्शन शुरू करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन को करने से पहले वी शुड नो अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो देखिए ये तो दोनों डीएनए है, ये दोनों डीएनए है, ओके। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है 2, तो ये क्या है, जहां से प्रमोटर क्या है, ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। व्हाट इज इट, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रमोटर, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर, ठीक है। और बीच का जो भी जीन है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, जिसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसकी इंफॉर्मेशन आगे आरएनए में कन्वर्ट होती है। इसमें इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर एंटीसेंड स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, और इसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, ओके। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज लाइन दे रखी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बोल रहा है, प्रमोटर की प्लेस क्या है। जब प्रमोटर की हम प्लेस बताते हैं ना, तो यहाँ पे जितनी भी प्लेसेस बताइए वो कोडिंग स्ट्रैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखा है, ध्यान रखना। कोडिंग स्ट्रैंड, तो कोडिंग स्ट्रैंड देखिए, कोडिंग स्ट्रैंड ऐसे जा रहा है, तो प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, या आप कोडिंग स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली ना। अब देखो कोडिंग स्ट्रैंड ऐसे जा रहा है, तो ये पहला पार्ट है, दिस इज अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन टूवर्ड्स किसकी तरफ, 5 प्राइम एंड, टूवर्ड्स 5 प्राइम एंड। कोडिंग के रिगार्डिंग बताना है। टर्मिनेटिंग का पोजीशन जब हमें बताना होता है तो ये क्या बताना होता है, इट इज डाउन स्ट्रीम ऑफ
कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, डाउन स्ट्रीम है कहां पर, टूवर्ड्स 3 प्राइम एंड, टूवर्ड्स 3 प्राइम एंड। क्लियर है ये वाली चीज? ओके तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब लोकेशन को आपको पता करना, ये बहुत बार आता है। क्लियर है? ओके तो बन क्या रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हमें चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट चाहिए जहां पे कुछ सीक्वेंसेस हैं जिससे बनेगा। हाँ अब यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या बात है, हमें पता था सी जहां होगा वहां जी आएगा, बट यहाँ पे ए के ऑपोजिट में हमेशा यू आएगा, टी नहीं आएगा। अब ये चेंज आ जाएगा, जब आरएनए बनेगा तो ए की जगह यू आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, थोड़े से पॉइंट्स और कवर अप करते हैं कि एक तो चीजें दे रखी है रिगार्डिंग जीन की डेफिनेशन में। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय जीन, तो आप स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, विच कोड फॉर एनी कैरेक्टर या विच कोड फॉर एनी प्रोटीन इज नोन एज जीन। सिंपल सी चीज बताते हैं ना, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि जीन की डेफिनेशन जब हम बताने जाते हैं ना तो हम सेगमेंट ऑफ डीएनए के रिगार्डिंग बताते हैं, राइट। तो जब हम एक डीएनए की बात करते हैं, मान लो ये डीएनए है, हम क्या बोलते हैं, इतना सेगमेंट, इसको हमने क्या बोला, जीन बोला, ठीक है। बट एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन, ठीक है। सिस्ट्रॉन का मतलब भी क्या होता है, इट्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच अंडरगो एक्सप्रेशन, जिसका जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, तो इसको हम सिस्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब देखते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में किस तरह से प्रेजेंट होता है ये सिस्ट्रॉन, ठीक है। जब प्रोकैरियोट में होता है तो हम इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए, ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए या पॉलीसिस्ट्रॉनिक पॉलीपेप्टाइड, ओके। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब कि कंटिन्यूअस बहुत सारे सिस्ट्रॉन यहाँ पे रहते हैं, इंटरप्टेड नहीं रहते, कंटिन्यूअस सिस्ट्रॉन है, ओके। जबकि इसमें क्या होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक। ना व्हाई वी आर सेइंग मोनोसिस्ट्रॉनिक, बिकॉज एक सिस्ट्रॉन है, उसके बाद ये इंटरप्टेड होता है कुछ और सीक्वेंसेस से, ठीक है, फिर वापस से सिस्ट्रॉन, फिर ये इंटरप्टेड होगा, अगेन सिस्ट्रॉन, तो क्या होगा, इंडिविजुअल हो गया ना सिस्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोसिस्ट्रॉनिक, दे ऑल आर सिस्ट्रॉन। तो दूसरा जो पार्ट होता है ना, इसको अब हम क्या बोलते हैं, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो अब हम यहाँ पे इसको सिस्ट्रॉन की जगह क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉल्ड इट एक्सोन एंड अनदर वन पार्ट दिस इज कॉल्ड इंट्रॉन, ठीक है। एक्सोन क्या है, इट्स अगेन वी आर सेइंग द सेगमेंट ऑफ डीएनए which appears in mature RNA। सी ये मैं क्या बोल रही हूँ, सी ध्यान रखना, भी आगे हम पढ़ेंगे जब आरएनए बनता है ना, तो एक शुरू में नेसेंट आरएनए बनता है, ये पता तो है ही आप लोगों को, बिकॉज इट्स अ क्रैश कोर्स गोइंग ऑन। तो क्या होता है, उसकी हमें फर्दर प्रोसेसिंग करनी होती है, तो उसमें हम जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसको हटाते हैं, तो द पार्ट विच अपीयर इन मेच्योर आरएनए उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन। एंड इंट्रॉन क्या है, डज ये नॉट अपीयर इन मेच्योर आरएनए, मेच्योर आरएनए में अपीयर नहीं होगा, यानी कि ये नॉन कोडिंग पार्ट है, ये कुछ भी कोड नहीं करता है, ओके। तो इसे हम इंट्रॉन, तो हो गया ना यहाँ पे थोड़ा सा कि जीन किसको बोल रहे हैं हम, सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो हम सिस्ट्रॉन भी यही हो रहे हैं, एक्सॉन भी तो यही कहला रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहा है। बाकी आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक रहता है, इसमें मोनोसिस्ट्रॉनिक। एक्सोन क्या होते हैं, इंट्रॉन क्या होते हैं, इंटरप्टेड होते हैं। आगे जाके देखेंगे प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इतना क्लियर है, इतना एनसीईआरटी को रीड करना, मैंने हर वर्ड को टच किया है, अब एनसीईआरटी रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। सो चलिए देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सी ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। The first step is called the initiation, okay. Second step is called elongation, and third step is called termination, okay. हम दोनों एक चीज साथ में देख रहे हैं कि प्रोकैरियोट में कैसे और यूकैरियोट में कैसे। ध्यान रखना, प्रोकैरियोट में एक सिंगल प्रोकैरियोट में एक ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सब तरह के ध्यान रखना 3 तरह के हमें आरएनए चाहिए होते हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, जिसमें तीनों में क्या क्या है, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए।
इनका अगर थोड़ा बहुत बात करूं क्या क्या रोल होते हैं, तो राइबोसोमल आरएनए ये एक्चुअली कैटालिटिक रोल प्ले करता है, कैटालिटिक एंड स्ट्रक्चरल रोल ये प्ले करता है, ठीक है, ये वर्ड ध्यान में रखना, ओके। मैसेंजर इज एक्चुअली, इसके पास क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो आगे जाके प्रोटीन में कन्वर्ट होगी, ओके। एंड ट्रांसफर का काम क्या है, ब्रिंग अमीनो एसिड, जितने भी अमीनो एसिड चाहिए उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के, उनको लेके आता है और रीड भी करता है, एमआरएनए को रीड भी करता है और उसके हिसाब से जो प्रोटीन अमीनो एसिड चाहिए वो अमीनो एसिड लेकर आता है, ठीक है ना। तो तीनों की रिक्वायरमेंट है। प्रोकैरियोट में एक सिंगल राइबोसोम आरएनए पॉलीमरेज सब तरह के आरएनए को सिंथेसाइज कर देता है। बट अगर यूकैरियोट में बात करें तो यूकैरियोट में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है। सी राइबोसोमल आरएनए में फर्दर बहुत सी यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी है, 28S, 18S एंड 5.8S। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इस बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा है हर चीज इंपॉर्टेंट है, किसी भी वर्ड को मिस नहीं करना है। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो एचएन आरएनए, अब एचएन का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर, एन फॉर न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। ये एचएन आरएनए एक्चुअली मतलब वर्किंग नहीं होता है, इससे फिर प्रोसेसिंग होकर एमआरएनए बनता है, विच इज एक्चुअली जिसका ट्रांसलेशन होना है आगे काम करेगा। फिर है टीआरएनए पॉलीमरेज थर्ड से ट्रांसफर आरएनए, 5S आरआरएनए मतलब आरआरएनए का एक यूनिट ये सिंथेसाइज करता है, एंड एसएन क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, फुल फॉर्म ध्यान रखना। ये सब सिंथेसाइज होते हैं यूकैरियोट में, अलग अलग आरएनए, अलग अलग टाइप के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए सिंथेसाइज करते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज सब कुछ सिंथेसाइज कर देता है। अब जब प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप में हो रहे हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, दोनों में मतलब 3 स्टेप में कवर हो रहा है, ओके। चलिए पहली बात करते हैं इनिशिएशन। ध्यान रखना इसमें आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कौन सा वाला चाहिए, वो भी मैं आपको बात कर चुकी हूं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये एक ही पॉलीमरेज तीनों तरह के आरएनए को सिंथेसाइज कर लेगा। सबसे पहले क्या करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज आता है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक ही आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट भी करेगा, इलोंगेट यानी सिंथेसाइज करेगा और टर्मिनेट भी, हाउ इज इट पॉसिबल, एक ही आरएनए सारे फंक्शन कैसे रोल प्ले करता है। सो टू बी आई मीन लाइक फॉर योर नॉलेज, आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन करना, सिंथेसाइज करना, पॉलीमराइजेशन करना, जितने भी आपके क्या है टीएनटीपीज हैं मतलब न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन सबको लेकर सिंथेसाइज करना, दैट्स द ओनली रोल प्लेड बाय दी आरएनए पॉलीमरेज। अब फिर कैसे वो इनिशिएट करता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए ये क्या है, इट इज दी आरएनए पॉलीमरेज, ये आएगा। अब इसे कैसे पता चलेगा इसको कहाँ इनिशिएट करना है, तो यहाँ पे एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, ठीक है, सिग्मा फैक्टर। दिस फैक्टर इज एक्ट एज अ इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर। यही फैक्टर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज के पास आता है और उसको पकड़ के लेके जाता है जहां उसे स्टार्ट करना है, और स्टार्ट कहाँ करना है मैंने इसे अलग से बताया, तो यानी प्रमोटर पे ले जाके छोड़ देगा, प्रमोटर पे ले जाके छोड़ देगा कि तुम्हें यहां से शुरू करना है। तो क्या है, सिग्मा फैक्टर आया आरएनए पॉलीमरेज को पकड़ के और जहां स्टार्ट करना है वहां पे उसको बताया कि यहां से शुरू करना है, और सिग्मा फैक्टर का काम खत्म, वो वहां से ही निकल जाएगा, ठीक है। तो इनिशिएट करने में क्या होता है, सिग्मा फैक्टर कम्स एंड इट इज डन। अब क्या होगा, इलोंगेशन में सिग्मा फैक्टर तो निकल गया, आरएनए पॉलीमरेज आगे जाता जाएगा और उससे आरएनए सिंथेसाइज होता जाएगा, इसको हम बोलते हैं नेसेंट आरएनए, ठीक है, ये आरएनए सिंथेसाइज होता जाएगा। उसके बाद फिर टर्मिनेशन, तो क्या होगा, टर्मिनेटर साइट आएगी, हमने पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ा ना, तो जब टर्मिनेशन करना है तब कैसे पता चलेगा अगेन, तो वहां पे क्या होगा, एक फैक्टर आएगा जिसको हम बोलते हैं रो फैक्टर। ये फैक्टर आकर आरएनए पॉलीमरेज पर बाइंड होगा और उसको वहां से निकाल लेगा, उसको बोलेगा कि नाउ यू हैव टू एंड, और उसको वहां से निकालेगा। सब यूनिट अलग अलग हो जाएगी या डीएनए अलग हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट, रो फैक्टर सेपरेट, उसका काम खत्म, और नेसेंट आरएनए जो है वो भी सेपरेट हो गया। क्या है, नेसेंट आरएनए ये भी सेपरेट हो गया, और इस तरह से पूरा ट्रांसक्रिप्शन
होता है। ओके, अगर मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, हर फैक्टर का रोल पता होना चाहिए। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, रो फैक्टर क्या करता है, और ये जो पॉइंट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत आता है। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पूरा ट्रांसक्रिप्शन आपको एक्सप्लेन करने आएगा, तो यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस, और फिर थोड़ा 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 उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है। उसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, दिस वन यू हैव टू एक्सप्लेन, और थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना है कैसे क्या सब चीजें हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बात हुई कि ये जो नेसेंट आरएनए बना ना, इसका फर्दर क्या होगा। एज आई टोल्ड यू, प्रोकैरियोट में क्या होता है ना, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यहाँ पे लिंक्ड होते हैं। लिंक्ड का मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है, वैसे ही साथ में ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये नेसेंट आरएनए बन रहा है तो साथ साथ में अब इसका प्रोटीन भी बनता जाएगा, मतलब ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? पहली चीज ये समझो, ट्रांसक्रिप्शन हो कहाँ रहा है। ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसलेशन कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, बट प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन कुछ भी नहीं है, इट्स लाइक अ साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। तो ट्रांसक्रिप्शन होते ही साथ साथ में ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन आगे चल रहा है और ट्रांसक्रिप्शन उतना हुआ ही नहीं, बना ही नहीं, और वो वहां तक भी पहुंच गया जितना आरएनए बना है। ओके, तो यानी कि उसमें तो कैसा बनेगा आपका, पॉलीसिस्ट्रोनिक आरएनए बनेगा और हैंड टू हैंड ट्रांसलेशन हो जाएगा प्रोकैरियोट। बट यूकैरियोट में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई है, तो पहले तो पूरा आरएनए बनेगा, देन इट हैज टू कम आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में उसको आना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी मशीनरी है ट्रांसलेशन करने की वो सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, फिर वहां जाके उसका ट्रांसलेशन होगा। समझे? तो यहाँ पे क्या होता है, जो एचएनआरएनए, सी आरआरएनए बन गया, ओके, टीआरएनए ओके, बट एमआरएनए जो है वो फुली फंक्शनल नहीं बनता, पहले वो एचएन बन रहा है, ये आता है साइटोप्लाज्म में, फिर इसका फर्दर मॉडिफिकेशन होगा, सॉरी साइटोप्लाज्म में तो आके ट्रांसलेशन करेगा, अभी एचएनआरएनए का क्या होगा, फर्दर मॉडिफिकेशन होगा और ये एमआरएनए में कन्वर्ट होगा ताकि ये फंक्शनल हो और फर्दर इसका ट्रांसलेशन हो सके। ये चीजें समझ में आई? ये सब एनसीईआरटी में एक बार रीड कर लेना तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये जो एचएनआरएनए बना है ना, इसका हमें क्या करना है, मॉडिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। लेट्स हैव अ लुक क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। तो देखिए, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। तो पहली बात तो मैंने अभी बताई कि बिकॉज यूकैरियोट में 3 अलग अलग तरह के आरएनए बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। दूसरा क्या कि यहाँ पर एक्सोन और इंट्रॉन, अभी याद रखना पड़ेगा आपको, मोनोसिस्ट्रॉन एक बनता है, याद है? तो एक्सोन और इंट्रॉन बनते हैं, इंट्रॉन जो है वो नॉन कोडिंग पार्ट है, तो हमें उसकी नीड नहीं है, वी हैव टू रिमूव इट, इसलिए यहाँ पे फर्दर मॉडिफिकेशन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। तो देखिए, प्रोसेसिंग 3 पार्ट में डिवाइड होती है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। सबसे पहले स्प्लाइसिंग, तो देखिए ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, हमको ये क्या बना, ये हमारा एचएनआरएनए बना। इस एचएनआरएनए में 2 पार्ट है, एक एक्सोन और इंट्रॉन। इंट्रॉन हमें हटाना है क्योंकि ये नॉन कोडिंग पार्ट है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्प्लाइसिंग में एक स्प्लाइसियोसोम, ठीक है, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है, जरूरत नहीं है, जस्ट योर नॉलेज, आई एम गिविंग दिस वन टर्म। सो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होता है, इंट्रॉन के आसपास कट लगाता है। ठीक है, क्या करता है, इंट्रॉन्स के आसपास कट लगाता है और उनको ऐसे रिमूव कर देता है, लाइक दिस, है ना, सर्कल करके। तो यहाँ पे सारे इंट्रॉन्स रिमूव हो गए और सिर्फ एक्सोन बच जाते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कैपिंग, जहां पे क्या होता है, एट 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड पे क्या होता है, 7 मिथाइल, ध्यान रखना ये 7 मिथाइल गुआनोसिन, ठीक है, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप बोल सकते हैं, ये अटैच होता है कहाँ पे, 5 प्राइम एंड पे। तो यू कैन सी ओवर हियर 7 मिथाइल, यानी कि ग्वानिन के 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, ट्राइफॉस्फेट ये यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे अटैच हो जाता है। एंड टेलिंग में क्या होता है, इसके 3 प्राइम एंड पे, 3 प्राइम एंड पे क्या होता है, पॉली ए टेल, मतलब कि बहुत सारे एडेनोसिन अटैच हो जाते हैं। ठीक है, एडेनोसिन अटैच हो जाते हैं, करीब 200 to 300 एडेनिन यहाँ पे अटैच होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉली ए टेल। बहुत सारे एडेनिन यहाँ पर अटैच हो गए, लाइक दिस।
ठीक है, ओके। ये सब क्यों अटैच हो रहे हैं? दे आर जस्ट इंश्योरिंग दैट एफिशिएंट ट्रांसलेशन विल टेक्स प्लेस, ट्रांसलेशन एफिशिएंटली हो जाए, इसके लिए ये इंश्योर करते हैं, इसलिए ये सब चीजें आगे पीछे, क्योंकि मेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो यही है जो ब्लैक वन पार्ट है ना, आगे पीछे ये क्या कर रहे हैं, एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए ये चीजें अटैच हो रही है, ताकि प्रॉपर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है उसका ट्रांसलेशन हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। ओके, तो समझ में आया ये कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं इन सब से, ये भी रिलेशन, ये बहुत सारे एवोल्यूशनरी पार्ट भी बताता है, ये भी बता रहा है कि यहाँ पे आरएनए, मतलब अर्लियर आरएनए वर्ल्ड था, कुछ कैटालिटिक रोल भी प्ले हो रहे हैं। सो ऑल आर गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर पास्ट, कि पहले कुछ ऐसा हुआ होगा कि इंट्रॉन्स भी थे, अभी उनकी ज़रूरत नहीं है तो फिर हमें रिमूव करना पड़ रहा है, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। आई होप कि आपको ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे हो। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ट्रांसलेशन। सी, हमने ट्रांसक्रिप्शन देख लिया, हमने रेप्लिकेशन देख लिया, अभी ट्रांसलेशन में सबसे पहले यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन शुरू हो रहा है। देखिए, रेप्लिकेशन में क्या कर रहे थे, डीएनए से डीएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, डीएनए के जो सीक्वेंस है उसी की कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के सीक्वेंस बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब प्रोटीन बनता है, प्रोटीन की सीक्वेंस डीएनए की सीक्वेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। डीएनए में होता है न्यूक्लियोटाइड, जबकि इसमें प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड। तो अब ये आरएनए की इंफॉर्मेशन को, जो कि न्यूक्लियोटाइड की इंफॉर्मेशन है, इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने में ये क्या हो रहा था, एक बहुत ही टफ टास्क था कि कैसे इस इंफॉर्मेशन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाए। इसी वजह से जेनेटिक कोड जो है उसका इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो जेनेटिक कोड में हमने देखा कि अमीनो जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस है उसमें कुछ बेसिस को हम कोड मान के चल रहे हैं, और वो कुछ ना कुछ एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जॉर्ज गैमो, उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट रखा, और उसके बेसिस पे ही आगे जाके जेनेटिक कोड फाइंड आउट हुआ। उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास कितने बेसिस हैं, वी हैव 4 बेसिस, ठीक है, ए यू जी टी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो ए यू जी एंड सी, वी हैव 4 बेसिस, ठीक है ना। तो हम क्या करें, और हमें कम से कम वी नीड टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, जो कि जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि 20 अमीनो एसिड जो है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों को मिला के ये कोडोन को 20 अमीनो एसिड कोड करना है, यानी कि ईच कोडोन मतलब क्या, एक बेसिस का कॉम्बिनेशन जो कुछ ना कुछ अमीनो एसिड कोड करेगा। एक कोडोन मतलब कि ऐसे होने चाहिए, एटलीस्ट 20 कोडोन होने चाहिए, सो दैट 20 अमीनो एसिड बन सके। तो उन्होंने बोला कि एक कोडोन में 3 बेसिस का ये बना हुआ है, समझ रहे हो, एक कोडोन 3 बेसिस का बना हुआ है, और इसके कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाकर हाउ व्हाट वी विल गेट, क्योंकि इस वाले प्लेस पर इसमें से कोई भी एक कोडोन आ सकता है, सॉरी बेस आ सकता है, इस पे भी ऐसे, इस पे भी ऐसे, तो यानी कि 4 to power 3, यानी 4 into 4 into 4 कितना हो गया, हमारे पास 60 कोडोन निकल के आते हैं। एंड जिसमें से हमें कितने कोड करने हैं, वी नीड टू कोड 20 अमीनो एसिड। पहले देखा गया कि एक कोडोन 2 बेसिस का बनता है, अगर सिर्फ हम 2 बेस करते हैं तो 4 4 16, यानी कि सिर्फ 16 ही अमीनो एसिड कोड हो रहा है, जबकि हमें 20 अमीनो एसिड कोड करना है। तो इस वजह से यहाँ आते आते वी गॉट टू नो कि ओके, ईच कोडोन इज मेड अप ऑफ 3 बेसिस, ठीक है। और गोविंद खुराना एंड मार्शल नीरेनबर्ग, इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेटर ऑन एक जेनेटिक कोड की शुरुआत हुई। ना जेनेटिक कोड में जो कोडोन होते हैं उनकी कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज दे रखी है, कुछ सेलिएंट फीचर्स दे रखे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला जो है कि ईच कोडोन इज अ ट्रिपलेट, ठीक है, ये हमें पता चल गया। और इसमें कितने हो रहे हैं, 64 कोडोन होते हैं। ध्यान रखना है 64 में से 61 कोडोन तो कोड करते हैं, और 3 कोडोन जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम स्टॉप कोडोन। उनको हम क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडोन। दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। कौन कौन से, UAA, UAG एंड UGA, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, सीधा MCQs में आते हैं। ओके, सेकंड वो क्या बोल रहा है कि ये सारे कोडोन अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि एक कोडोन एक ही तरह का अमीनो एसिड कोड करेगा, ऐसा नहीं है कि एक कोडोन जो है वो एक से ज्यादा अमीनो एसिड कोड करना है। यस, एक अमीनो एसिड कोड करने के लिए बहुत सारे कोडोन हो सकते हैं, बट एक कोडोन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड कोड करेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक।
डीजनरेट मतलब क्या कि कोडोन जो है उसमें जो बेसिस होते हैं उसका जो थर्ड वाला, जैसे 3 प्लेसेस हैं तो ये फर्स्ट 2 डिसाइड करते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड कोड होगा, थर्ड वाला जो है वो डिसाइड नहीं करता। तो दिस इज कॉल्ड डीजनरेसी, और इसको एक और भी चीज बोलते हैं हम वोबेल हाइपोथेसिस। ठीक है, वोबेल हाइपोथेसिस। तो वो ये बोल रहा है कि फर्स्ट 2 बेसिस से डिसाइड हो रहा है कि कौन सा अमीनो एसिड कोड हो रहा है, थर्ड से नहीं हो रहा है। नो पंक्चुएशन, जब हम कोडोन लिखते हैं तो ऐसे बीच में कॉमा नहीं लगाते, इट्स कंटिन्यूअस लिखा जाता है एंड अंडरस्टूड कि 3-3 में हम उसको रीड करेंगे। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब क्या कि एक कोडोन जो है वो कोई भी अमीनो एसिड कोड कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू 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 ये फिनाइल एलेनिन कोड कर रहा है। तो अब चाहे ये किसी माइक्रोब में हो, चाहे ह्यूमन बीइंग में हो या किसी और एनिमल में हो, हर जगह वो ये ही अमीनो एसिड कोड करेगा। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल कोडोन। एंड नेक्स्ट इज व्हाट AUG। ये जो AUG क्या कोड करता है, इट कोड फॉर मेथियोनिन। ठीक है, तो एक तो ये क्या कर रहा है, अमीनो एसिड कोड करने का काम कर रहा है, और दूसरा काम ये क्या करता है, इनिशिएटर कोडोन की तरह बिहेव करता है। मतलब कि जब ट्रांसलेशन शुरू होना है तो AUG उसको जहां मिलेगा वहीं से ही ट्रांसलेशन शुरू होगा, और जहां पे इन तीनों में से कोई एक कोडोन मिल जाएगा वहीं पे ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो दिस एक्ट एज अ इनिशिएटर कोडोन। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये जेनेटिक कोड की कुछ बात हुई। नाउ इसी के साथ ही आपके बुक में दे रखा है म्यूटेशन के बारे में, जिसमें सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल देखिए, पॉइंट म्यूटेशन बता रखा है या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सी इसको जनरली मैं डिस्कस करती हूँ आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, वहां पे डिटेल में हम बात करते हैं। बस मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता रही हूँ कि पॉइंट म्यूटेशन मतलब क्या होता है कि मान लो ये कोई सीक्वेंस चल रही है, सपोज ये कोई सीक्वेंस है, सपोज ये कोई सीक्वेंस है, हम 3-3 में कोड करेंगे। पॉइंट म्यूटेशन क्या है कि किसी एक बेसिस पे, एक बेसिस जो है इस पे म्यूटेशन हुआ, अब हो सकता है ये रिप्लेस हो जाए किसी और बेस से, ठीक है ना, या फिर इसमें मतलब अलग अलग तरह के होते हैं, वो मैं डिटेल में वहीं पे डिस्कस करूंगी। पॉइंट मतलब किसी एक बेस पे चेंजेस आ जाना। ओके, फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या होता है, देखो जब मैं यहाँ रीड कर रही हूँ तो मैं क्या रीड कर रही हूँ, CAG एक कोडोन हुआ, UAG हुआ, और एक CUAG मत लीजिए, फिर आप कहेंगे कि ये स्टॉप हो गया, UCG और CCG। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मान लो ये वाला कोडोन जो है इसको मैंने डिलीट कर दिया, यहां से क्या कर दिया, डिलीट। नाउ आई विल आस्क कि आप कोडोन को रीड करूं तो क्या होगा, CAG, CGC एंड CG, और इसके नेक्स्ट वाला जो भी होगा हम, फ्रेम क्या हो गया, आगे शिफ्ट हो गया। मान के चलते कि यहाँ पे U तो था ही, मैंने एक और कोडोन ऐड कर दिया, अब क्या हुआ, CAG, AUC, GCC, और उसके बाद ये नेक्स्ट में चला गया, फ्रेम शिफ्ट पीछे चला गया। तो यानी कि जो आपका फ्रेम है वो शिफ्ट हो रहा है आगे या पीछे, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्यों हो रहा है, किसी भी एक बेस के या तो डिलीशन से या एडिशन की वजह से फ्रेम का शिफ्ट होना इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, एक tRNA का मॉडल देख लेते हैं क्विकली, और उसके बाद ट्रांसलेशन को क्विकली समझते हैं। तो ये हमारा tRNA का एक मॉडल दिया हुआ है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, वो देख लेते हैं। फ्रांसिस क्रिक जो है उन्होंने tRNA के बारे में मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने बोला कि tRNA का काम क्या है, एक तो कोडोन को रीड करना, जो mRNA पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसको एज अ कोडोन रीड करने का काम कौन करता है, tRNA, और उस कोडोन को रीड करके एज पर कोडोन स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ये बाइंड करके लेके आता है। यही एक तरह से क्या कर रहा है, अडेप्टर का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक अडेप्टर मॉलिक्यूल का काम कर रहा है, क्योंकि ये लेकर आ रहा है अमीनो एसिड को, कहाँ से ला रहा है, साइटोप्लाज्म से ला रहा है। दूसरा इसमें बोल रहे हैं कि अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास एक एंटीकोडोन लूप होता है। ये एक स्ट्रक्चर है tRNA की, जिसमें एक D लूप है, T लूप, ये वेरिएबल आर्म ये मैंने थोड़ा बताया है, एज सच नहीं आपको पूछा जाता है। यहाँ पे एक एंटीकोडोन लूप होती है, जो नीचे हमारा mRNA होता है, ठीक है, जो हमारा mRNA होता है उस पे जो भी कोडोन है, तो मान लो यहाँ पे AUG कोडोन होगा, ठीक है, इनिशिएटर कोडोन है, तो जो भी कोडोन होता है उसके ऑपोजिट में इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है, जैसे कि A के लिए यहाँ पर U होगा, फिर A होगा और फिर C होगा। तो इस तरह से वो जब AUG को रिकॉग्नाइज करता है तो उस हिसाब से यहाँ पे ये एक अमीनो एसिड को लेकर आएगा, और किसको लेकर आएगा, मेथियोनिन को लेकर आएगा। ठीक है, तो एज पर एंटीकोडोन उसके पास जो भी सीक्वेंस रीड करेगा उस हिसाब से वो अमीनो एसिड को पिक करके लेके आता है।
सेकंड इसके पास अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म होती है, ये एक्सेप्टर एंड है जहां पे अमीनो एसिड को बाइंड करके लेकर आता है। इनिशिएटर टीआरएनए जो होता है ये एक अलग ही टीआरएनए होता है एज कंपेयर टू अदर टीआरएनए। इनिशिएटर के पास ये सीक्वेंस होगी और ये इनिशिएट करने का काम करता है। अगर इस टीआरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे हमें क्लोर लीफ जैसा एक मॉडल दिखाई देता है, ये नाम ध्यान रखना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और अगर इसकी कॉम्पैक्ट एक्चुअल अगर इसकी स्ट्रक्चर देखे जाए तो एक कॉम्पैक्ट इन्वर्टेड एल जैसा दिखता है। ये कुछ इसकी बात बताइए, ये आपको एमसीक्यू में भी पिक कर सकते हैं, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टीआरएनए। तो हमने टीआरएनए देखा, हमने एमआरएनए देखा, ठीक है। एमआरएनए क्या है, जो हमारा हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए था उसका प्रोसेसिंग करके। चलिए मैं राइबोसोमल का भी यहीं पे बता देती हूँ। जो आरआरएनए होता है, देखिए आरआरएनए में हम देखेंगे तो इसमें 2 यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट, ठीक है ना। तो अगर हम स्मॉल देखें और एक लार्ज सब यूनिट, है ना। अगर मैं 2 तरह के होते हैं, 70s 80s। एक्चुअली ये बहुत बार आपने पढ़ा है। 70s में कौन कौन सी होगी, 50s यूनिट होगी और 30s यूनिट होगी। और 80s में कौन कौन सी होगी, 60s होगी एंड 40s होगी, ठीक है ना। तो ये दोनों सब यूनिट पहले तो अलग अलग रहती है, पर जैसे ही ट्रांसलेशन करना होता है ये सब असेंबल होती है एंड देन दे स्टार्ट दी ट्रांसलेशन, ठीक है। सो इट्स बिहेव लाइक दिस वन, मतलब एक हैंड की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें दिस वन इज अ स्मॉल यूनिट और ऊपर एक लार्ज सब यूनिट, दोनों आए, दोनों ने ज्वाइन किया और बीच में ये एमआरएनए इसमें फिट हुआ और इस तरह से ये इसको पूरे को रीड करता है एंड दिस इज हाउ इट। तो एक्चुअली तो राइबोसोम का काम यहाँ पे स्ट्रक्चरल, एक होल्ड करने का काम कर रहा है एमआरएनए को। दूसरा कैटालिटिक रोल प्ले कर रहा है, बहुत सारे एंजाइम्स वाले रोल भी ये प्ले करता है। आगे बात करते हैं ट्रांसलेशन में इसके बारे में। चलिए तो अब बात करते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस कैसे होता है। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखी है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले एक राइबोसोम की बात कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू, राइबोसोम में 2 यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। ओके, इसके अलावा राइबोसोम की अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ आरआरएनए का बना होता है प्लस 80 प्रोटीन्स का बना होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नीट में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, तो इसमें 23S आरआरएनए जो है वो बैक्टीरिया में वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। इसका काम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। ध्यान रखना, यहाँ पे अमीनो एसिड बन रहे हैं और जब अमीनो एसिड को आपस में बाइंड करना होता है तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अमीनो एसिड बाइंड करते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड में क्या, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू सारे न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, इसकी लार्ज सब यूनिट जो है उस पे 2 साइट होती है। आप इसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाती हूँ 2 साइट का मतलब क्या है, ठीक है। ओवरऑल समझते हैं कि जब ट्रांसलेशन शुरू होना होता है तो देखिए हमें क्या करना है, सारे अमीनो एसिड को आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से बाइंड करना है और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ये सारे अमीनो एसिड शुरू में चार्ज होते हैं, ठीक है, एटीपी की हेल्प से आपस में चार्ज होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अमीनो एसिड को चार्ज होना पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको एटीपी की हेल्प से वो एनर्जी गेन कर रहा है। तो सबसे पहले जब यहाँ पे अमीनो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जहाँ पे क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड है, ओके, इस टीआरएनए के अकॉर्डिंग, इस टीआरएनए की एंटीकोडोन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो भी अमीनो एसिड आना है वो आएगा, एटीपी यहाँ पे यूज होगा और उसकी हेल्प से ये टीआरएनए के साथ क्या होगा, ये अमीनो एसिड बाइंड हो जाएगा। सी इसकी बहुत डिटेल, एक पूरी अलग से डिटेल है इसका, मैं उस डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बस आपको इतना सा समझा रही हूँ। एक ओवरऑल आप समझिए कि क्या हो रहा है, टीआरएनए पे अमीनो एसिड बाइंड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। बहुत सारे एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, एवरीथिंग, सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। ओके, क्लियर है। तो ये बस ध्यान रखना पहला स्टेप क्या होता है। ओके, एमआरएनए जो है उसके पास क्या होता है, एक स्टार्ट कोडोन होगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब एक कोडोन की सीक्वेंस होगी जो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस को कोड करेगी और एक स्टॉप कोडोन होगा। इसके अलावा इसके दोनों तरफ, कहाँ, 5 प्राइम पर और 3 प्राइम दोनों एंड पर एक यूटीआर सीक्वेंस होती है। इस यूटीआर का नाम ध्यान रखना, अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या है, अनट्रांसलेटेड रीजन। ओके, ये कुछ सीक्वेंस होती है दोनों तरफ से। अनट्रांसलेटेड मतलब क्या, ये ट्रांसलेट नहीं होगी, कि ये कोई एक्सप्रेशन में पार्ट नहीं लेगी, बट ये मेक श्योर करेगी कि ट्रांसलेशन जो एक्चुअल ये सीक्वेंस का होगा ना एमआरएनए पे, उसका एफिशिएंट ट्रांसलेशन हो सके, ठीक है ना। इसका काम ही क्या है, टू मेक श्योर द एफिशिएंट ट्रांसलेशन
ऑफ द mRNA सीक्वेंस। क्लियर है? ये बहुत बार पूछ लेते हैं। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं कि कैसे क्या क्या होता है। ध्यान रखना, जब ट्रांसलेशन शुरू नहीं होता उससे पहले राइबोसोम की दोनों सब यूनिट सेपरेट रहती है। as soon as small सब यूनिट बाइंड विद mRNA, याद रखना ये आया हुआ है नीट में, as soon as small subunit of ribosome bind with mRNA ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो ट्रांसलेशन स्टार्ट्स। क्लियर है ये चीज? ओके, तो चलिए ये क्या है, स्मॉल सब यूनिट, दिस इज mRNA, उस mRNA पे ये इसने बाइंड किया, अब ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या हो गया, शुरू हो गया। अब लास्ट सब यूनिट भी आ गई। इस लास्ट सब यूनिट में मैंने क्या बोला कि दो साइट होती है, एक को हम P बोलते हैं, एक को A। P इज पेप्टाइडल साइट, A इज एक्सेप्टर साइट। सबसे पहले जब ये पूरा राइबोसोम इस mRNA को स्कैन करेगा और जहां भी उसे AUG सीक्वेंस मिलेगा वहां से ये शुरू कर देगा। जब ये AUG सीक्वेंस मिलेगा तो इसके ऑपोजिट में tRNA, ठीक है, इस ऑपोजिट में क्या आएगा, ये tRNA आएगा और ये किसको लेकर आएगा, ये मेथियोनिन को लेकर आएगा, मेथियोनिन को लेकर आएगा और यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे जो भी कोडोन है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नेक्स्ट tRNA भी आएगा और ये कोई और अमीनो एसिड, मैं इसको एक नंबर दे रही हूँ, जस्ट 1 नंबर दे रही हूँ, ये आया। ओके, नाउ इस लास्ट सब यूनिट में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ठीक है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, क्योंकि कैटालिटिक रोल प्ले करता है। ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या होता है, बिकॉज ये दोनों अमीनो एसिड चार्ज है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, तो इतना पास पास में होने से और इस एंजाइम की वजह से ये दोनों के बीच में क्या बना देता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनवा देता है। ठीक है ना, एक तो एनर्जाइज है, ऊपर से इसके पास पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है जिसकी हेल्प से ये पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे ही ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ये क्या होता है, ये इसको छोड़ देता है, ये अमीनो एसिड मतलब यहां से ब्रेक हो जाता है, दिस वन। ओके, और ये पूरा राइबोसोम आगे शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही ये आगे शिफ्ट होता है ये पूरा सेटअप इधर शिफ्ट हो गया, ये पूरा सेटअप इधर शिफ्ट हो गया, समझे? तो मैं इसका नेक्स्ट फेज बना रही हूं, मैं इसका नेक्स्ट फेज बना रही हूं, क्या होगा, ये कुछ होगा। ठीक है ना, ये कुछ इसमें होगा, ये तो इधर आ गया, यहां पे यहां मेथियोनिन ऐड हुआ और 1 नंबर का, एंड दिस इज P, दिस इज A। ठीक है, दिस इज P, दिस इज A, और यहां से तो ये एग्जिट, ये वाला इधर शिफ्ट हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अब कोई और दूसरा tRNA आएगा लेकर, tRNA क्या आएगा यहाँ पे लेकर, एक तरह से इस साइड को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, एग्जिट साइड, कि यहां से ये एग्जिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई एम सॉरी, ओके ठीक है, आई एम सॉरी, ये मैंने रॉन्ग कर दिया है, वेट 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 वेट, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया मुझसे, सॉरी। ये यहीं पे बाइंड रहेगा, ये इसको छोड़ेगा। ओके, ये इससे अटैच हो गया, इसने इसको छोड़ दिया, ये वाला जो अमीनो एसिड है ये तो निकल यहाँ पे आ गया साइड में, और यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया मेथियोनिन, और ये 1 नंबर। आई वाज थिंकिंग कि थोड़ा रॉन्ग कुछ लग रहा है। ओके, तो क्या हुआ, ये पूरा राइबोसोम साइड शिफ्ट हुआ, 3 कोडोन शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने से दिस वन कम्स ओवर हियर, दिस होल थिंग्स कम्स ओवर हियर, एंड दिस विल बिकम वेकेंट, जहां पे वो नया tRNA कोई आएगा, एज पर द सीक्वेंस नया tRNA आएगा, नया अमीनो एसिड लेके आएगा। वहां पे भी देखो, अब ये लेकर आया, ये मान लो 2 नंबर, तो ये इससे अटैच हो जाएगा, अगेन दिस विल एस्केप, तो ये एग्जिट साइड से निकलता जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो देखो, जैसे कि ये पूरा राइबोसोम है, यहाँ पे ये mRNA है, mRNA पे मान लो उसने क्या हुआ, मान के चलते हैं ये 3 कोडोन से उसने रीड किया, इसके अकॉर्डिंग जो भी आया, नेक्स्ट में 3 और कोडोन है, यहाँ पे नेक्स्ट अमीनो एसिड लेकर आएगा tRNA, ये क्या करेगा, जैसे इसको हुआ उसके बाद ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह से mRNA की सारी सीक्वेंस को रीड करता हुआ जाएगा, और अमीनो एसिड की एक लॉन्ग चेन बनती चली जाएगी। जब ये लॉन्ग चेन निकल कर आएगी तो क्या होगा, सबसे पहले मेथियोनिन होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे 1 नंबर, फिर 2 नंबर, एंड लाइक दिस एक पूरा लॉन्ग चेन हमको बन जाएगा। समझ में आया ना कैसे हो रहा है? वापस से बता रही हूँ, 2 साइड डेवलप होती है। सबसे पहले यहाँ पे AUG मेथियोनिन लेकर आया, ये एक्सेप्टर यानी कि वेकेंटस में एक और नया
अमीनो एसिड आएगा, टीआरएनए लेकर आएगा। जब ये दोनों पास पास होते हैं तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना, तो इसने इसको छोड़ दिया, ये वाला टीआरएनए निकल गया और दिस होल शिफ्ट ओवर हियर एंड अगेन यहाँ पे साइड जो है वो वापस से वेकेंट हुई, वो वाली साइड जहाँ पे नेक्स्ट टीआरएनए आ सके। आप कहेंगे कि इस टीआरएनए का क्या होगा? ये टीआरएनए वापस से जाएगा साइटोप्लाज्म में और वहां पे अपने एंटीकोडोन के अकॉर्डिंग जो भी लेकर आना है वो लेकर आएगा। ओके, एक चीज मैं जेनेटिक कोड में एक चीज आपको बताना भूल गई कि जेनेटिक कोड कैसे बनते हैं। आई टोटली फॉरगॉट दैट थिंग। तो ठीक है, मैं इसके बारे में अभी जस्ट इसके बाद थोड़ा सा बता देती हूँ जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम बोलेंगे। क्योंकि एक से ज्यादा कोडोन सेम अमीनो एसिड कोड करते हैं, एक से ज्यादा कोडोन जो है वो सेम अमीनो एसिड कोड करते हैं। तो ये वाला जो है वो जो भी अमीनो एसिड कोड कर रहा है वो उसको लेकर आएगा, ठीक है, वापस से जाके ये लेकर आएंगे। समझ में आया? और जब ये स्टॉप कोडोन के पास रीच करेंगे, मान के चलते यहाँ पे यूएजी आ गया, यूएजी के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता, ध्यान रखना, कोई टीआरएनए नहीं है स्टॉप कोडोन के लिए। जैसे ये आया सब यूनिट डिस्पर्स हो जाएंगी, सब यूनिट डिसोसिएट हो जाएंगी। एक टर्मिनेटिंग फैक्टर आते हैं जो सब चीजों को अलग अलग कर देते हैं और ट्रांसलेशन वहीं पे ही स्टॉप हो जाता है। डिड ट्रांसलेशन वहीं पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। आई होप कि ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको जेनेटिक कोड के बारे में बता देती हूँ, मैं भूल गई बताना। देखिए, जेनेटिक कोड में हम 64 कोडोन की अगर बात करते हैं तो उसकी टेबल कैसे बनाते हैं, थोड़ा बहुत उसमें ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा नहीं, पर कई बार कुछ कोडोन से पूछ लेते हैं कि ये क्या क्या कोड कर रहा है। ओके, तो देखिए टेबल जब हम बनाते हैं ना 64 कोडोन की, तो मैं यहाँ पे 16 बॉक्सेस बनाऊंगी। पहले मैं 4 बनाऊंगी, 1 2 3 and 4, फिर अगेन यहाँ पे भी 1 2 3 and 4, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, U C A G, यहाँ पे भी U C A G इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, U C A G, एक में ही चारों लिखेंगे। यहाँ पे अगेन, फिर अगेन एंड फिर अगेन, ठीक है। ओके, अब हम कैसे बनाते हैं, पहले हम इसको उठाएंगे, इसके साथ लिखेंगे यू यू और फिर पहला वाला ले लेंगे यू यू यू, फिर उठाएंगे यू यू, फिर सी यू यू ए यू यू जी। मान लो इसको लेते हैं इसके साथ, तो सी जी, देखिए सी जी तो सब में ही कॉमन रहेगा और फिर बाद में ये वाला आ जाएगा यू सी ए जी। दिस इज हाउ दे कोड। तो इस तरह से हम कोडोन बनाते हैं, जैसे कि यू 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 फिनाइल एलेनिन कोड करता है। ऐसे सब हैं जो कोड करते हैं, बट जैसे 2-3-4 कोडोन सेम अमीनो एसिड भी कोड करते हैं, क्योंकि हमने बताया कि अमीनो एसिड फर्स्ट 2 बेसिस से डिसाइड होता है कि वो क्या कोड करने वाला है। तो ये फर्स्ट 2 बेसिस से सेम ही अमीनो एसिड कोड कर रहा है, थर्ड से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है कि कौन सा अमीनो एसिड कोड होगा। इस तरह से हम जेनेटिक कोड का पूरा टेबल बनाते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। अब आप जेनेटिक कोड में ये वाला आप पहले देख लेना। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा ये पूरा सेंट्रल डॉग्मा हमने कवर कर लिया, जहाँ पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली कि रेप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन में एक छोटा सा पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर आप लास्ट में जाएंगे तो रेप्लिकेशन के लिए हमने एक्सपेरिमेंट कौन सा किया, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है ना। अब उसमें वो बोल रहा है कि ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था बाय रेडियो एक्टिव थाइमिडिन। ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव थाइमिडिन के साथ, और किस पे किया गया, विसिया फैबा। किस पे, विसिया फैबा, ठीक है। टेलर का एक्सपेरिमेंट था ये, इट इज विसिया फैबा। कहाँ पे, रेडियो एक्टिव थाइमिडिन के थ्रू। ये भी रेप्लिकेशन के मोड को बता रहा है कि रेप्लिकेशन का मोड सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, नीट में आ जाता है, ठीक है। तो यहीं तक हम खत्म करते हैं। थर्ड पार्ट में हम इस चैप्टर का बाकी जितना भी पार्ट है उसको पूरा कवर अप कर लेंगे। ओके, तो पढ़ते रहिए। एंड वन मोर थिंग, वन मोर अनाउंसमेंट फॉर माय मेंबर्स, जिन्होंने मेरी मेंबरशिप ले रखी है उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि उनके लिए मैं कुछ एक मेंबर्स रिलेटेड वीडियोस डालूंगी विच विल बी वेरी इंफॉर्मेशनल फॉर द नीट एस्पेक्ट। तो प्लीज आप उसको गो थ्रू करिए और से उसका फायदा लीजिए, ठीक है। जिन्होंने अभी तक भी मेंबरशिप नहीं लिया, दे कैन ज्वाइन अ मेंबरशिप एंड दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग स्टडी।